जय हिंद दोस्तों। 16 जून को यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर है और जिन बच्चों का सीसेट का प्रिपरेशन ऑलमोस्ट आपको लगता है कि हो चुका है, तो अब बारी है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने की। तो मैं आपको प्रीवियस ईयर 2-3 सालों के क्वेश्चन कराऊंगा सो दैट आपको एक टेस्ट मिले कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पिछले सालों पूछे गए और आपकी तैयारी का लेवल कैसा है। क्वेश्चन को करने का मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, कंसेप्ट भी बताऊंगा और हम सिर्फ मैथ के क्वेश्चन और रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये दृष्टि की पीडीएफ है, डाउनलोड करी है मैंने और उसी के क्वेश्चन यहाँ पे है। ठीक है, तो राज हैज 10 पेयर ऑफ रेड, 9 पेयर ऑफ वाइट एंड 8 पेयर ऑफ ब्लैक शूज। राज के पास कुछ जूते हैं। ठीक है, कितने कितने हैं? दैट इज रेड, वाइट और ब्लैक। तो कितने पेयर्स हैं राज के पास? तो 10 पेयर्स तो रेड के हैं, 9 पेयर वाइट के हैं और 8 पेयर ब्लैक के हैं। तो आपको ये पता होगा कि जो एक जोड़ी होता है उसमें दो नंबर होते हैं, मतलब जैसे हम जूते की बात करते हैं, एक जोड़ी जूते में दो जूते होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे शूज की बात करेंगे, हाँ कितने शूज हैं, तो नंबर ऑफ शूज है ना, तो यहाँ पे 20 जूते बनेंगे, यहाँ पे 18 जूते बनेंगे, यहाँ पे 16 बनेंगे, क्योंकि एक जोड़ी में दो जूते होते हैं। उसने क्या किया, इफ ही रैंडमली पिक्स शूज वन बाय वन विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द बॉक्स टू गेट ए रेड पेयर ऑफ शूज टू वियर। उसको क्या करना है, लाल जो है वो पहनने हैं जूते। तो लाल जूते पहनने हैं तो दोनों बिल्कुल, एक लेफ्ट होना चाहिए एक राइट होना चाहिए, उसके बाद ही वो कहीं पहन के जा सकता है। और ये क्वेश्चन हिंदी में भी आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक एक करके जूते निकालता है तो उस अधिकतम उसे कितने प्रयास करने होंगे। अगर हम प्रयास अधिकतम करना चाहते हैं तो हम वेस्ट से वेस्ट और या फिर वर्स्ट से जो वर्स्ट केस है उसको कंसिडर करेंगे। तो अगर आप रेड जूते पहन के जाना चाहते हैं या फिर राज जो है वो रेड जूते पहन के जाना चाहता है, तो पहले उसको सारे वाइट जूते निकालने चाहिए, फिर उसके बाद ब्लैक निकालने चाहिए, उसके बाद उसको रेड निकालने चाहिए। ठीक है, तो हम केस को मैक्सिमम करना चाहते हैं ना, हम ये चाहते हैं कि मैक्सिमम कितने केस हो सकते हैं। तो अगर हम मैक्सिमम केस की बात करेंगे, हाँ मैक्सिमम केस कितने हो सकते हैं, तो मान लेते हैं सबसे पहले उसने वाइट जूते निकाले, तो 18 वाइट जूते निकाल के अपने प्रयास को विफल कर सकता है। उसके बाद ब्लैक जूते उसने 16 निकाले, तो 18 16 34। अब बहुत सारे बच्चों को ये लगा होगा कि 34 के बाद जो 35वां जूता निकालेगा वो रेड कलर का होगा, उसके बाद 36वां निकालेगा वो भी रेड कलर का होगा और पहन के चला जाएगा। लेकिन छोटी सी यहाँ पे गलती हुई कि जब 34 जूते निकल चुके तो 35वां जूता, ये तो बात गारंटी है वो रेड होगा और 36वां जूता भी रेड होगा, बट इस बात की कौन गारंटी देगा कि जो दोनों जूते हैं वो अलग अलग पैर के नहीं होंगे। मतलब मान लो दोनों जूते आपने निकाले 35 और 36 नंबर जो रेड कलर के होंगे, लेकिन अगर वो दोनों राइट निकल गए या दोनों लेफ्ट निकल गए तो फिर आप पहन के नहीं जा पाएंगे। तो मतलब ये बात की गारंटी आपको लेनी पड़ेगी कि मैं 35वां जूता निकालूं तो राइट आए और 36वां जूता लेफ्ट आए, तभी तो मैं पहन के जा सकता हूँ। इसका मतलब आपको थोड़ा सा और दिमाग लगाना था। तो दिमाग ये लगाना था कि आपको चीज़ों को क्या करना है, इसमें मैक्सिमाइज करना था ना। तो मैक्सिमाइज करने के लिए हम ये मान लेते हैं कि उसने 10 जूते और निकाले। अब ये तो 10 जूते हैं, या तो सारे राइट होंगे या तो सारे लेफ्ट होंगे, हाँ, और मतलब या तो ये जूते सारे राइट होंगे या तो लेफ्ट होंगे। तो कितने जूते निकल गए? 18 16 34 और 10 44। अब गारंटी हो गई, क्योंकि सारे राइट का मतलब सारे राइट निकल चुके रेड कलर के। अब ये गारंटी है कि अब जो जूता रेड कलर का निकलेगा वो लेफ्ट होगा, और अगर सारे लेफ्ट निकाल लिए पहले तो गारंटी है वो राइट होगा, क्योंकि राइट और लेफ्ट के अलावा कोई जूते होते ही नहीं है। इसका मतलब प्लस आपको एक और करना पड़ेगा। तो इसके हिसाब से 18 16 34 10 44 और 45। तो ऑप्शन नंबर जो डी यहाँ पे है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप देख पाएंगे यहाँ पे, तो मेरे हिसाब से जो इसका करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो एक और खूबसूरत क्वेश्चन है कि कोई बल्लेबाज केवल 6 रन, मतलब केवल 1 रन लेते हुए, चौके मारते हुए और छक्के मारते हुए कितने तरीकों से ठीक ठीक 25 रन बना सकता है, मतलब 25 स्कोर करना है। ठीक है, अब एक बात आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर कि जब हम क्रिकेट की बात करते हैं, ठीक है, तो उसने सिंगल लेना है, उसने 4 रन मारने हैं और उसने 6 मारने हैं ना भाई। उसने सिंगल लेना है, 4 मारने हैं, 6 मारने हैं। अब कितने कितने मारे ये तो नहीं पता, लेकिन अगर मैंने एक सिक्सर मार दिया
तो मुझको 6 रन मिलेंगे, और अगर मैंने एक बाउंड्री मार दी तो मुझको 4 रन मिलेंगे। तो मान लेते हैं उसने एक्स सिंगल लिए, वाई उसने चौके मारे और जेड उसने छक्के मारे। ये बात समझ में आ गई? मतलब उसने एक्स सिंगल लिए और वाई जो है वो, मतलब ये हिट है, एक्स उसने सिंगल लिए, वाई उसने चौके मारे और जेड उसने सिक्सर मारे। ये बात क्लियर हो गई? अब यदि वो वाई 6 मारेगा, सॉरी, या फिर जेड 6 मारेगा, तो एक हिट में 6 रन मिलेंगे। तो जेड हिट में कितने मिलेंगे? आप बोलोगे सर 6 इंटू जेड, मतलब अगर मान ले एक छक्का मारा तो 6 रन, 5 छक्के मारे तो 30 रन। सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे रन कितने मिलेंगे? तो रन मिलेंगे यहाँ पे, दैट इज, भाई सिंगल में तो आपको 1x मिलेगा, चौके में आपको हर हिट पे आपको 4 मिलेंगे, तो 4 वाई, और जब आप सिक्सर मारेंगे तो ये 6z हो जाएगा। और ये जो टोटल रन मिला के हैं ये 25 होने चाहिए। उम्मीद कर रहा हूं इतनी बात आपको ये समझ में आई होगी कि किस तरह से हमने इसका इक्वेशन बनाया। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है कि कितने तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, या फिर कितने तरीके से वो 25 रन बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा z पे काम करते हैं कि कितने मैक्सिमम छक्के मार सकता है। भाई हम छक्कों पे काम करना चाहते हैं, तो z की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं। तो हमारे पास पहला केस है कि z बराबर 0। z बराबर 0 का मतलब उसने कोई भी सिक्सर नहीं मारा, सारे जो रन बनाए हैं 25 तो चौके और सिंगल से बनाए हैं। बात समझ में आया? दूसरा केस बनता है कि अगर उसने एक छक्का मारा सिंगल, है ना। तीसरा केस बनता है कि उसने 2 छक्के मारे। चौथा केस ये बनता है कि उसने 3 छक्के मारे, और लास्ट केस ये बनता है कि उसने 4 छक्के मारे। 4 छक्कों से ज्यादा नहीं मार पाएगा, क्यों? 5 छक्के का मतलब 30 रन तो वैसे ही हो गए, कुल रन 25 बनाने हैं, मतलब 4 छक्के वो मैक्सिमम मार सकते। अच्छा, अब इसको समझते हैं कि और इसको हम कैसे कर सकते। ठीक है, तो अगर उसने एक भी छक्का नहीं मारा, मतलब इसका मतलब है नो सिक्स। तो अगर इसने कोई भी सिक्सर नहीं मारा तो इसका मतलब, भाई साहब ये तो 0 हो गया, इसका मतलब 1x प्लस 4y, इनको सबको 25 रन जो बनाने पड़ेंगे वो सिंगल से और चौकस से बनाने पड़ेंगे। ठीक है, अब ये बताओ कि यहाँ पर कितनी कितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं y और x की, वही केसेस बनेंगे। तो वो क्या कर सकता है भाई, वो मान लेते हैं x और y की वैल्यू निकालना चाहता हूं। अगर उसने एक भी चौका नहीं मारा तो सारे के सारे रन वो सिंगल लेगा। ये बात समझ में आ गई? भाई जब एक भी चौका नहीं मारा तो सारे रन वो सिंगल से भागेगा, मतलब x की वैल्यू 25 हो जाएगी। अगर उसने एक चौका मार दिया तो 4 रन तो उसके चौके से बन गए, तो फिर उसको 21 रन बनाने पड़ेंगे सिंगल से। ये बात समझ में आ रही होगी आपको? इसने 2 चौके मार दिए तो इसको भाई 4 दूनी 8, मतलब 17 रन अभी भी क्या करने पड़ेंगे, इसको सिंगल लेने पड़ेंगे। सिमिलरली अगर उसने 3 चौके मार दिए तो 4 तिया 12, 12 का मतलब हो गया अभी भी वो 13 रन उसको सिंगल बनाने पड़ेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ और इसको ऊपर भेजते हैं, राइट, यहाँ भेजते हैं। और आगे की कहानी क्या है, अगर उसने 4 चौके मार दिए, क्योंकि 25 रन बनाने में वो 6 मैक्सिमम 4 मार सकता है। तो भैया अगर उसने 4 चौके मार दिए हैं, y की वैल्यू 4 है, तो उसने 16 रन बना लिए, तो 9 सिंगल लेगा। 5 चौके मारने पर 4 पंजे 20, है ना, तो फिर 5 सिंगल ले सकता है। और अगर उसने 6 चौके मार दिए तो 1 सिंगल लेगा, तो 7 चौके वो नहीं मार पाएगा। भाई 7 चौके का मतलब 28 रन हो गए। तो इसमें कितने केसेस बने? आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 केसेस पहले वाले केस में बन गए। मतलब अगर वो एक भी सिक्सर नहीं मारेगा तो 7 तरीके से वो 25 रन बना सकता है। अब हम दूसरे केस पे चलते हैं कि जब उसने क्या किया, उसने एक सिक्सर मारा, है ना, 1-6 मारा उसने, 1-6। तो अगर उसने एक 6 मार ही दिया है तो बाकी कितने रन बने बनाने को? 19 रन बचे हैं। भाई 25 टोटल थे, एक छक्का मार दिया तो 19 ही तो रन बचे हैं। मतलब अब उसको सिंगल से और बाउंड्री से 19 रन बनाने हैं। समझ में आ गई? फिर से x और y की वैल्यू लगाना शुरू करते हैं, इधर x इधर y।
तो y की क्या क्या वैल्यूज, तो y की सबसे छोटी 0 वैल्यू, अगर उसने एक भी चौका नहीं मारा तो 19 सिंगल लेगा क्योंकि 19 रन बनाने हैं। अगर उसने एक चौका मारा है तो 15 उसको सिंगल लेने पड़ेंगे। उसने 2 चौके मार दिए ना, 4 दूनी 8, तो 11 सिंगल लेने पड़ेंगे। उसने अगर 3 चौके मार दिए है ना, 11 4 तिया 12, तो 12 का मतलब 7 उसको सिंगल लेने पड़ेंगे। उसने अगर 4 चौके मार दिए तो उसको 3 सिंगल लेने पड़ेंगे। अब वो 5 चौके नहीं मार पाएगा, क्यों? क्योंकि 4 पंजे 20, रन तो 19 बनाने हैं। इसका मतलब कितने तरीके हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5, तो 5 यहाँ पे केसेस बन गए है ना, 5 तरीके या 5 केसेस। सिमिलरली अगर वो z की वैल्यू 2 है, मतलब दो उसने सिक्सर मार दिए, तो अगर भाई साहब उसने 2 छक्के मार दिए तो इसका मतलब 12 रन तो उसके ऐसे ही बन गए। अब उसको 13 रन बनाने मात्र, कितने रन? 13। तो x प्लस 4y, और ये भाई साहब मिला के 13 रन के बराबर होना चाहिए ना, तो 6 का डिफरेंस है, पहले 25 रन फिर 19 फिर 13। तो यहाँ भी अगर हम x की और y की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं ना, थोड़ा सा व्हाइट कलर से लिखता हूँ, तो x और y, तो y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 13, y की वैल्यू 1 तो x की वैल्यू 9, क्योंकि एक चौके का मतलब हो गया 4 रन, तो 9 सिंगल बनाएगा। y की वैल्यू 2 तो ये 5 आएगा, और y की वैल्यू 3 चौके मार सकता है तो एक सिंगल, इसके अलावा 3 चौके के अलावा वो मार ही नहीं सकता, 4 चौके तो नहीं मार सकता, 16 रन बन जाएंगे वाले। अब ये तीसरा केस है, अगर उसने 3 सिक्सर मार दिए तो मतलब 18 रन तो सिक्सर से बन गए, तो बचे कितने 25 में से 7 रन बचे हैं। इसका मतलब x प्लस 4y, सिंगल से और बाउंड्री से वो 7 रन बनाएगा। तो यहाँ पे x और y का वैल्यू क्या क्या आ सकता है ना भाई, x और y, तो क्या y 0 हो सकता है? जब y 0 होगा तो x 7 होगा। वो एक चौका मार सकता है, एक 4 मार सकता है, तो यहाँ पे वो कितने रन बनाएगा? 3 रन बनाएगा। 2 चौके नहीं मार पाएगा, क्यों? क्योंकि 4 दुनिया 8 रन बन जाएंगे, रन तो 7 ही बनाने हैं। और एक लास्ट वाला केस बचा है कि भैया उसने 4 छक्के मार दिए, तो 4 छक्के का मतलब 24 रन बन गए, अभी उसको सिर्फ एक सिंगल बनाना है। मतलब x प्लस 4y बराबर 1, x प्लस 4y बराबर 1। इस बात का मतलब है कि अब उसको एक रन बनाना है, तो एक रन में चौके तो नहीं मार सकता, ही कैन नॉट स्कोर बाउंड्री, तो सिंगल रन ले लेगा। मतलब यहाँ पे एक पॉसिबल केस है x और y का कि y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 1, इसके अलावा कोई और केस नहीं है। थोड़ा सा केस बनाने वाला क्वेश्चन था, बट अच्छा सवाल था। तो टोटल कितने तरीके हो गए? 7 और 5 12, 13 14 15 16 17 18 19, तो 19 यहाँ पे टोटल तरीके से वो रन अपने बना सकता है। तो 19 तरीके हैं इस क्वेश्चन के, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तो होपफुली ये जो तरीका मैंने आपको बहुत प्यार से समझाने का कोशिश किया, आपको समझ में आया होगा। एग्जाम में ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होते हैं जब आपने पहले इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी हो। आप मेरे चैनल को प्लेलिस्ट देख लेना, बहुत सारे वीडियोस मैंने डाल रखे हैं, कंसेप्ट वीडियो डाल रखे हैं, आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर अगर मुझे मार्क करना है तो मैं इस पर मार्क करूँगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे, तो बी इसमें राइट आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3, खुल जा सिम सिम। एक्स वाई जेड के मानों के किसी भी चयन के लिए, मतलब एक्स वाई जेड की कुछ भी वैल्यू आप चूज कर लो, एक्स वाई जेड के रूपों की 6 अंकों की संख्या किससे भाज्य है? अगर हम इंग्लिश में पढ़ना चाहें तो फॉर एनी चॉइसेस ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड द 6 डिजिट नंबर ऑफ द फॉर्म एक्स वाई जेड इज डिविजिबल बाय विच नंबर। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत कंसेप्ट है। अगर मैं आपसे एक बात बोलता हूं कि 139 को 1001 से मल्टीप्लाई कर लो, 139 को मल्टीप्लाई करो 1001 से, तो क्या रिजल्ट आएगा? तो ये जो रिजल्ट आएगा ना, ये 139 आप कैलकुलेटर उठा लो और कर लो। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी 3 डिजिट नंबर है, अगर आपके पास कोई भी 3 डिजिट नंबर है ABC, और इसको 1001 से मल्टीप्लाई करना चाहते हो, तो ये जो नंबर है ना, ये रिपीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिपीट। अब जरूरी तो है नहीं कि 3 डिजिट का नंबर जो है वो डिस्टिंक्ट हो। मान लो हमने सारे नंबर एक ले लिए, मतलब मैंने 111 ले लिया, तो अगर मैं 111 को भी मल्टीप्लाई करूंगा 1001 से, तो मुझे 6 बार 1 मिलेगा।
एक 6 बार 1 मिलेगा। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है कि अगर आपके पास कोई भी नंबर है ABC या फिर 6 बार ये नंबर रिपीट हो रहा है ए साथ में, तो ये दोनों नंबर जो है वो डिविजिबल है किससे? 1001 से। किससे डिविजिबल है? 1001 से। उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बात है समझ में आई है। अच्छा, 1001 के जो फैक्टर्स होते हैं ना, 1001 के जो फैक्टर्स होते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसके फैक्टर होते हैं 7 इंटू 11 इंटू 13। मतलब इसको आप प्राइम फैक्टर में जब कन्वर्ट करोगे तो 7, 11, 13, इसका मतलब इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं 7, 11, 13 होते हैं। मतलब ये जो नंबर है भाई साहब, अगर कोई नंबर 1001 से डिविजिबल है तो उसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। मतलब 7 से भी होगा, 11 से भी होगा, 13 से भी होगा। तो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा 2023 में। तो इसका आंसर आएगा इट इज डिविजिबल बाय 7, 11 एंड 13, तीनों से डिविजिबल होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट आंसर। उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो मैं इसमें ऑप्शन नंबर डी मार्क कर देता हूँ। ठीक है, आगे बढ़े। सवाल नंबर 18, 125 आइडेंटिकल क्यूब्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए क्यूबिकल ब्लॉक। मतलब 125, अगर हम 125 क्यूब्स हैं हमारे पास, इसको आपने अरेंज किया है क्यूबिकल ब्लॉक में, छोटे छोटे क्यूब, उसको एक बड़ा क्यूब बनाया, तो ये तभी पॉसिबल है कि 125 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। मतलब कि हमने क्या किया है, एक 3D, जैसे मैं एक फिगर बना लेता हूँ, 3D फिगर। कहाँ गया 3D फिगर? ये रही 3D। ये। क्या हो गया भाई? ये हमने एक क्यूब बना लिया यहाँ पर। अब इसमें 125 छोटे छोटे क्यूब लगाने हैं। तो आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे सर इसकी हर साइड पे 5-5 क्यूब भर देते हैं। मतलब क्या है इस बात का कि अरे कहाँ जा रहा है? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, मतलब 5-5 के आपने क्यूब बना दिए। सेम का आप यहाँ पे करोगे 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, और सेम काम आप यहाँ पे करोगे। मतलब इसको भी हम क्या करेंगे? 5-5 में डिवाइड करेंगे। 1, 2, 3, 4। मतलब अब ये 125 क्यूब हो गए कुल मिला के, है ना? 125। मैं इसको भी चाहे तो ऐसे कर सकता हूँ और इसको ऐसे बना सकते हैं। ये हो गया। तो अब आपके पास 125 क्यूब मैंने अरेंज कर दिए। ये बोलता क्या है कि हाउ मेनी क्यूब्स आर सराउंडेड बाय अदर क्यूब्स फ्रॉम ईच साइड। ऐसे कितने क्यूब्स हैं जो कि अरेंज है या जो कि सराउंडेड है तीनों साइड से। हाउ मेनी क्यूब्स आर सराउंडेड बाय अदर क्यूब्स फ्रॉम ईच साइड। कितने क्यूब ऐसे हैं जो कि अदर क्यूब से सराउंडेड हैं सारे के सारे, मतलब उसके हर साइड पे कुछ ना कुछ क्यूब आने चाहिए। तो ऐसे कितने क्यूब्स हैं? हाँ, ऐसे कितने क्यूब्स हैं, ऐसे कितने क्यूब्स हैं। ठीक है, तो अगर भाई अगर मैं इसको देखूंगा तो जो अंदर वाले क्यूब आ रहे होंगे, वही मान लेते हैं अंदर वाले जो क्यूब आ रहे होंगे, जिसको मैं अभी करता हूं रंग, इसको करते हैं हम ब्लू कलर से। आप सोच के देखो कि ये वाला जो क्यूब है, मतलब ये वाले का मतलब जो ये वाला अंदर वाला क्यूब है, अंदर वाला यहाँ पे मिलेगा आपको 1, 2, 3, 4, 5, ये वाला, ये वाला, ये वाला। मतलब जब आप ऐसे इसको क्यूब निकालेंगे तो इसके आसपास जो है वो सारे के सारे क्यूब आएंगे।
ना भाई, क्योंकि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू करीब यहाँ पे फंसेगी, तो इसके आसपास क्या होंगे, छोटे छोटे क्यूब होंगे। मतलब मेरे कहने का मतलब है, इसको इमेजिन करने वाली बात है कि आपको जो अंदर से 3x3 की ग्रिड लेनी है, कितनी, 3x3 की ग्रिड लेनी है ना, 3x3। तो 3x3 की ग्रिड जब आप लोगे तो कितने क्यूब बनेंगे इसमें, तो 3 की पावर 3, तो 27 क्यूब बनेंगे, मतलब कुल मिला के। थोड़ा सा इमेजिनेशन वाला क्वेश्चन था ये मेरे हिसाब से। इसको बहुत इजीली, यदि आपकी विजन पावर अच्छी है कि आपको ये समझ में आ रहा है कि इमेजिन करना है, तो आप इसमें 27 तुरंत मार्क कर सकते हैं, क्योंकि 27 क्यूब ऐसे हैं। अगर मैं बाहर वाला क्यूब देखूंगा, भाई बाहर वाला आपने क्यूब देखा, तो इसके ऊपर क्यूब नहीं है। क्वेश्चन बोलता है कि हर तरफ क्यूब होने चाहिए ना। आप ये वाला क्यूब उठा के देखो, तो इसके इधर भी क्यूब है, इधर भी है, इधर भी है, लेकिन इसके इधर क्यूब नहीं है। तो आपको ऐसे उठाने, तो अब मैं कौन सा क्यूब उठाऊंगा, मान लेते हैं इसके जो अंदर वाला है, क्योंकि उसके हर तरफ क्यूब आ रहा होगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं इसको ऑप्शन नंबर दैट इज ए पे मार्क करता 27। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट 8 डिजिट नंबर्स कैन बी फाउंड बाय रीअरेंजिंग। ठीक है, ये बड़ा अच्छा सवाल है कि 1 1 2 2 3 3 4 4। तो आपको ये नंबर बनाने हैं, डिस्टिंक्ट बनाने, वो भी कितने डिस्टिंक्ट, such that odd digit occupies odd position and even digit occupies even position। मतलब odd even odd even odd even odd even। तो केजरीवाल का फेवरेट ऑड इवन है। तो भैया यहाँ पे ऑड ऑड जो प्लेस है उसमें ऑड नंबर आना चाहिए। तो हमारे पास ऑड नंबर कितने हैं, आप बोलोगे सर 1 1 है आपके पास, 3 1 1 3 3, और आपके पास इवन भी कितने हैं, 2 2 4 4 2 2 4 4। ठीक है, अब आपके पास 4 ऑड पोजीशन है और 4 ही आपके पास ऑड नंबर है। तो इनको आपको अरेंज करना है। क्या करना है, अरेंज करना है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट्स है ना, मैं कहाँ लिखूँ इसको, थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा कर, तो अगर आपके पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है और आपको लीनियर अरेंज करना है, हाँ इनको अरेंज करना है, तो इसको n फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं। मतलब क्या है इस बात का, कि अगर हमारे पास है नंबर ABC, तो ABC को आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, तो इसका आंसर जो आएगा वो 3 फैक्टोरियल आएगा। फैक्टोरियल की यदि मैं बात करूं तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है एक एक नंबर कम, जब तक आप 1 पे ना पहुंचे, मतलब 6 आंसर आएगा। अब अगर मैं थोड़ा सा आपको प्रूफ करूं, तो जैसे एक तो ABC हो गया, एक ACB हो गया, एक BAC हो गया, एक BCA हो गया, एक CAB हो गया और एक CBA। तो 6 अरेंजमेंट पॉसिबल है, आप चेक कर लो, 6 अरेंजमेंट पॉसिबल है। इन केस आउट ऑफ n अगर n में से r जो है, r आइडेंटिकल, r जो है वो आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल बोले तो बिल्कुल सेम टू सेम है, तो जो अरेंजमेंट पॉसिबल होंगे, इस बात को नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। तो जो कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है, तो भैया n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल। मतलब क्या है कि अगर मैं आपसे बोलता हूं कि A B B C, तो इसमें कितने अरेंजमेंट पॉसिबल हैं, तो आपको टोटल तो लिखना है कितने हैं n, 5 फैक्टोरियल, और उनसे डिवाइड करना है जो कि इक्वल है या फिर जो कि आइडेंटिकल है। तो इसमें 2 तो A आ रहे हैं, तो हम 2 फैक्टोरियल, 2 तो B आ रहे हैं, गुणा 2 फैक्टोरियल। तो जो भी कोई आइडेंटिकल है उससे सॉल्व करेंगे तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और 2 गुणा 1 2 गुणा 1, तो 2 से 2 मर गया, 2 से 2 4, तो ये आ जाएगा आपके पास 30। तो 30 तरीके, सेम काम आप उनको यहाँ पे करना है। तो आपके पास ऑड प्लेसेस 4 हैं और 4 ही आपके पास नंबर है, तो कितने अरेंजमेंट पॉसिबल हैं, तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये जो बनेगा ऊपर बनेगा 24, नीचे बनेगा 4। तो आपके पास 6 तरीके हैं, कितने तरीके, 6 तरीके। सिमिलरली
अगर हम इस पे E1 की बात करेंगे तो E1 आपके पास अगेन 4 नंबर है, तो इसमें कितने अरेंज कर सकते हैं, इसमें कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है? तो भैया 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो फिर से कितने तरीके, 6 तरीके। तो 6 तरीके इसके और 6 तरीके इसके, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो टोटल 36 तरीके आ जाएंगे। अब मल्टीप्लाई क्यों करते हैं बेसिकली, कि अगर कोई भी केस तब तक पूरा नहीं होगा, है ना भाई, मान लो हमको 4 बॉयज हैं, हमने एक बॉयज 2 बॉयज चुनने हैं, 4 बॉयज हैं, हमने 2 बॉयज चुनने हैं, मैंने एक ही बॉयज चुना है, तो अभी मेरा केस पूरा नहीं हुआ है क्योंकि मुझे 2 बॉयज चाहिए, तो हम तब तक मल्टीप्लाई करते रहेंगे, तब तक कोई भी केस कंप्लीट नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे 6 गुना 6, तो 6 गुना 6 कितना होगा, 36 इस सवाल का राइट आंसर है। तो उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बात भी आपको समझ में आई होगी। तो मैं इसमें ऑप्शन नंबर मार्क करूंगा, कौन सा पता है, ऑप्शन नंबर दैट इज 36, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। 30 मिनट्स की वीडियो हो गई है, आप इसको डाइजेस्ट करना, इसको देखना, बार बार अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना, और नेक्स्ट क्लास में बाकी क्वेश्चन करेंगे। प्रीवियस ईयर जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, क्वेश्चंस हैं, मैं सब करा दूंगा। आप सिलेक्शन क्लासेस को फॉलो कर लेना और चैनल को लाइक करना। बाय, टेक केयर।